स्वागत है मित्रों। विद्या वॉरियर्स चैनल की तरफ से आपको लगातार वीडियोस दिए जा रहे हैं। ये वीडियोस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेष करके जो इस समय सामने भर्ती है यूपीपी की, उसके लिए बहुत उपयोगी है। हम पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी समर्थन चाहिए। अगर यह वीडियो या चैनल आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आपका समर्थन मिलता है तो मेरा भी हौसला बढ़ता है और मेहनत करने की और भी कोशिश करता हूँ। आपको हर टाइप के वीडियोस दिए जाएंगे, पूरी तैयारी करने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक से आप टेलीग्राम में जा कर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के आया हूँ। इसके पहले भी 20 प्रश्नों का एक वीडियो मैं पीछे दे चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का पद ये संभाले थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो संविधान की विभिन्न समितियां बनाई गई थी, उसमें प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, क्योंकि उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में, लगभग 563 रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग राजवाड़े थे और एक भारत की संकल्पना को पूरी करनी थी। भारत के अधिराज्य में देशी रियासतों के विलय में प्रमुख भूमिका किसकी थी? देखिए, पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को दो भागों में बांट दिया गया था, भारत अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य। और जो देशी रियासत थे उनको पूरी स्वतंत्रता दे दी गई थी, वो चाहे जिस अधिराज्य में मिल सकते हैं। तो समस्या थी कि जो भारत में, या विशेष करके इस समय जो आप भारतीय भूमि देख रहे हैं, इसमें कुछ राजवाड़े थे जो नौटंकी ज़्यादा कर रहे थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। उस पर किसी वीडियो में हम व्यापक चर्चा करेंगे। तो इन सबका एकीकरण करना, एक भारत की संकल्पना को पूरी करना, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक चुनौती थी, जिसको उन्होंने बखूबी पूरा किया। तो भारत में देशी रियासतों का विलय करने में, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया, सबसे प्रमुख भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से इसको पूरा किया। इसीलिए तो इन्हें मैन ऑफ द आयरन विल कहा जाता है, लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, उसी दिन अंगीकार किया गया उसे, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बना था, 11 सत्र आयोजित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कुल कितनी बैठकें हुई? यहाँ देखिए, के जो है, यहाँ के जगह की होना चाहिए। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? ठीक है, तो संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई थी। 11 सत्र आयोजित किए गए थे और 166 बैठकें हुई थी। पिछले वीडियो में हमने इसको नहीं बताया था, तो एक बच्चे ने कमेंट करके उत्तर चाहा था। हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही अधिक शामिल करने की कोशिश की जाती है, सारे प्रश्नों को नहीं बताया जा सकता एक साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, ठीक है, वह राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार की? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा
22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? अब ध्यान दीजिए। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी को भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए थे। कुछ प्रश्न इससे संबंधित आगे भी आएंगे। तो राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा अपनी अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? अब देखिए, वो राष्ट्रगान था या राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो यह भी 24 जनवरी को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी 1950 को, ठीक। 10वां क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुने गए? तो देखिए, 26 जनवरी को देश को गणराज्य घोषित करना था, संविधान लागू करना था, तो राष्ट्रपति की क्या कहते हैं नियुक्ति तो जरूरी थी। देखिए आप, 24 जनवरी को ही यह भी हुआ। 3 चीजें हो गई 24 जनवरी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते हैं, अशोक स्तंभ। उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिस दिन देश को गणतंत्र घोषित किया गया, हमारा संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अभी पिछले प्रश्न में राष्ट्रीय चिन्ह की हमने बात की। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते हैं कि सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है, जिस पर 4 सिंह है शीर्ष पर, वहीं से उसी की अनुकृति है। यह कहाँ है? यह सारनाथ, वाराणसी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और इस अशोक स्तंभ को अपनाए जाने का कारण भी था, क्योंकि अशोक का शासन, उसकी सहनशीलता, उसके शांति व्यवस्था को देख करके, उससे प्रभावित होकर के ही इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अशोक स्तंभ में चक्र के दोनों ओर कौन कौन से पशु हैं? आप जानते हैं कि अशोक चक्र का जो आधार है, उसके सामने वाला जो फलक है, उस पर एक चक्र है, और चक्र के दोनों ओर 2 जानवर हैं। और कौन से जानवर हैं? यहाँ आप देखिए, इसके दाईं ओर जो है वह सांड है, दाईं ओर सांड है, और इसके बाईं ओर इस चक्र के घोड़ा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में लिखित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप देखेंगे कि जो चक्र है आधार स्तंभ के फलक पर, सामने वाले फलक पर, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, सत्यमेव जयते। जैसा कि भारतीय संस्कृति का उद्घोष है कि सत्य की विजय होती है, सत्य जीतता है। तो यह कहाँ से लिया गया है? यह उपनिषद है, ये एक मुंडक उपनिषद, जिसको संधि करके मुंडकोपनिषद कह दिया जाता है। मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है, ठीक। यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो यह बहुत सरल क्वेश्चन है, जनगण मन। लेकिन कुछ छात्र राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में उलझ जाते हैं, तो राष्ट्रगान आप जानते रहिए, जनगण मन। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है?
तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, देखिए ये बहुत सरल प्रश्न है, जो परीक्षार्थी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता, यानी जो जनगण मन है इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर की, आप ध्यान दीजिए, किस रचना से, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, किस रचना से लिया गया है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है, गीतांजलि। गीतांजलि, तो राष्ट्रगान जो हमारा है यह उनकी रचना गीतांजल से ली गई है। अब गीतांजल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसी रचना पर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, साहित्य के क्षेत्र में भी पहला था और पहले भारतीय भी थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। क्वेश्चन नंबर 18, जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? अब देखिए इसी राष्ट्रगान पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जनगण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को गाया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 में कोलकाता में, वहीं यह 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले गाया गया था। वही राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? देखिए वो राष्ट्रगान था, ये राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक, राष्ट्रगान है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब क्वेश्चन नंबर 20, यह राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह बंकिम चंद्र चटर्जी की किस रचना से ली गई है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है आनंद मठ, उसी से यह गीत लिया गया है। तो वंदे मातरम गीत, राष्ट्रीय गीत, बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वंदे मातरम पहली बार, ये देखिए वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? अब राष्ट्रगान कब गाया गया था हमने क्या बताया? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ? कोलकाता के कांग्रेस के अधिवेशन में। और यह भी आप ध्यान दीजिए 1896 में गया था। कांग्रेस का ही अधिवेशन था कोलकाता में, यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों कोलकाता में गाए गए हैं। राष्ट्रगान 1911 में और राष्ट्रीय गीत 1896 में। इसको भी, भले यह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, लेकिन इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही प्रेजेंट किया था, गाया था, और संगीत को कंपोज भी वही किए थे पहली बार। ठीक, तैसा हम प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक, तो भैया इतनी प्रकार की भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है कि सबसे ज़्यादा जो नियम कानूनों की संख्या बनेगी वो कहाँ बनेगी? आपके देश में। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे? देखिए हमने बताया सत्र 11 आयोजित किए गए थे, बैठकें 166 हुई थी और वाचन 3 हुए थे। ठीक, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस भाग को सबसे बाद में लागू किया गया? ये देखिए मजेदार प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसे सबसे बाद में लागू किया गया? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, अब देखिए अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप उलझ जाएंगे।
कि भैया प्रस्तावना तो सबसे पहले होता है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रस्तावना है यह 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया, उसके बाद इसे लागू किया गया था। तो प्रस्तावना सबसे बाद में लागू किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के निर्णय में या फैसले में प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा, यानी संविधान का अंग माना उसने कि यह संविधान का अंग है। एक मामला था जो बहुत प्रसिद्ध है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है परीक्षा की दृष्टि से, अब पता नहीं कितने बार यह पूछा गया है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण पीठ क्या यह फैसला आया था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे की बात की थी कि आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह प्रस्तावना वास्तव में संविधान के आधारभूत ढांचे को बताता है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह तो पूरे संविधान का एक खाका सा तैयार कर रहा है कि किस आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।